हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 4th एंड 5th अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। दैट इज द ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट फॉर फेज 3rd ऑफ द ई कोर्स प्रोजेक्ट रिलीज। देखो ये जो हमारी न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। फाइन, अभी क्या है, अब किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ई कोर्स प्रोजेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको हम ऑनलाइन कर सकें। ठीक है, तो इससे लिए कुछ डॉक्यूमेंट है उसको अभी रिलीज किया गया। फाइन, अब ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया। मतलब कि जैसे आपको पता है डिफरेंट कमिटीज बैठाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिकली मतलब वर्चुअली ही इस कमेटी को बैठाया था और उसी ने ही इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जो ये देख रहे कि किस हिसाब से ई कोर्ट प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फाइन, ये आपको पता होना चाहिए जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है वो मिशन मोड प्रोजेक्ट है। किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है उसको कौन देख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस देख रहा है। इसको जो हमने बनाया है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को, जो कंसेप्ट्स हैं वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी 2005। मतलब 2005 में जो प्लान आया हुआ है इसी के बेसिस पे क्या है, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को कंसेप्टलाइज्ड किया गया। ठीक है, इसका एम यही है कि हम क्या कर सके, हमारा जो इंडियन जुडिशरी है उसको ट्रांसफॉर्म कर सके बाय द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। मतलब कि कोर्ट्स को हम क्या करें, मतलब कि टेक्नोलॉजी में हम क्या टेक्नोलॉजी यूज करके क्या करें, उनको क्या करें, ट्रांसफॉर्म करें। फाइन, अभी क्या जो फेज 3 में क्या हमने दो हमारे मेन क्या है फोकस किया, असेस पे और इंक्लूजन पे। मतलब कि हमें क्या करना है, जुडिशियल सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है, मोर एक्सेसिबल बनाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस। मतलब कि यही नहीं जो ऑलरेडी डेवलप्ड सिटीज़ हैं हमारी उसी तक ही लिमिटेड रह जाए, नहीं, हमें ये करना है जो रिमोट एरियाज है, रूरल एरियाज है या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं वहाँ तक हमें क्या करना है, ई कोर्ट्स को क्या पहुँचाना है। ठीक है, इसके अलावा हम किस तरह से हर एक जो इंडिविजुअल जस्टिस ले सके इफिशियंट वे में, इक्विटेबल वे में, इस हिसाब से हमें इस प्रोजेक्ट को बनाना है। ठीक है, इसको हमने और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन एंड अदर सोर्सेज। मतलब कि जो अभी हमने फेज 3 स्टार्ट किया है हमारा यही है कि हम इसमें एफिशिएंट यूज कर सकें ह्यूमन का भी और अदर रिसोर्सेज का भी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम चाहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करें सो दैट हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे मतलब कि इम्पैक्ट लेके आ सकें। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में क्या है, इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, सिंपल है, हम क्या करते हैं प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर देते हैं और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं सो दैट इन्फॉर्मेशन का असेस ले सको। राइट, सबसे पहला क्या ये एफिशिएंट है, टाइम बाउंड मैनर में सिटीजन को क्या मिल जाता है, अपना जस्टिस मिलता है। ठीक है, ई कोर्ट प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट लिटिगेंट स्टार्ट में। इसके अलावा क्या करते हैं, जुडिशियल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाता है। मतलब कि आप आओगे जाओगे जो आपके खर्चे हैं और इतना आप टाइम वेस्ट करोगे उसको अफोर्डेबल बनाता है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है, ईजिली आप असेस कर सकते हो घर में बैठे बैठे, प्रेडिक्टेबल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट बनाता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसमें क्या है, एक हम इंस्टॉल करेंगे और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी इंप्लीमेंट करेंगे कोर्ट्स में। फाइन, अभी इससे पहले जो फेज 1 और फेज 2 था इस प्रोजेक्ट का वो हम देख लेते हैं जरा। फेज 1 के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हमने इसमें क्या किया था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उसको कंप्यूटराइज किया था, जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। इसके अलावा हमने कुछ प्रोसेस री इंजीनियरिंग सर्विसेज को इनिशिएट किया था सो दैट हम किस तरह से जो प्रोसेसेस है प्रोसीजर्स हैं उनको हम फ्रेशली देख सकें। फाइन, फेज 2 में हमने क्या किया था, एडिशनली हार्डवेयर सिस्टम एज पर कोर्ट रूम उन सबको इंस्टॉल किया था। यस सॉरी, इसके अलावा हमने क्या किया था, हमने एक कोर पेरिफेरी मॉडल को अडॉप्ट किया था ऑफ केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि कोई भी केस चल रहा है उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर को हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। और इसमें जो कोर है, कोर को यूनिफाइड किया गया था एज ए नेशनल कोर, और जो पेरिफेरी मतलब कि कुछ होती है कोर इन्फॉर्मेशन, कुछ होता है पेरिफेरी, पेरिफेरी को डेवलप किया गया था एज पर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हर एक हाई कोर्ट। फाइन, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ मायोस्ट अटैक मैसेक्रेड एटलीस्ट 23 जवान्स, ये आपने पढ़ा ही होगा अभी तक, आज न्यूज़ में था। अगेन गाइस, जो न्यूज़ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। अभी क्या है, एक बैटल हुई है कहाँ पे, बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट के जंगल्स में। डाटा एनालिसिस ये बताते हैं कि जो मोस्टली अटैक होते हैं वो मार्च और जुलाई के बीच में होते हैं, जैसे ही मानसून आने वाला होता है, हिट द डिफरेंट रीजन एट दिस टाइम। A fierce battle raged in the jungles of Bijapur district. Data analysis depicts the most attacks happen between the March and July, as monsoon that make movement difficult hit the region at this time. Fine. माइस्ट वायलेंस का क्या कोज क्या है, देखो सबसे पहले वो इतना जो वायलेंस करते हैं उसका किसी चीज़ का कोज होता है ना, लाइक अगर टेररिस्ट लाइक अगर वो टेरर कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, उनका क्या है, उनका भी कुछ ना कुछ मकसद होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। इनका वायलेंस का क्या मकसद है, जल जंगल जमीन एक्सप्लोटेटिव डेवलपमेंट। मतलब कि ये क्या करते हैं,
लैंड सीलिंग लॉस को इवेट करते हैं। यह करता है किसी भी गवर्नमेंट या कम्युनिटी लैंड को क्या करते हैं, वहाँ पे कोई भी ऑक्यूपेशन हो रहा है उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, एनरोचमेंट करते हैं, या फिर जो पुराने ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशनशिप्स हैं, ट्राइबल लोगों के फॉरेस्ट रिलेशनशिप है, उनको डिस्टर्ब करते हैं। फाइन। अभी क्या डेवलपमेंट डेफिसिट, मतलब कि देखो सबसे पहला क्या कोजेस क्या है, मतलब कि एक तो क्या वहाँ पे जल को लेके, पानी को लेके, जंगल को लेके, जमीन को लेके डेफिसिट रहता है, जिसकी वजह से लोगों में लड़ाई होती है। दूसरा क्या वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। तीसरा क्या वहाँ पे सोशली लोग कितने इंक्लूड नहीं है, बाहर रहते हैं। दूसरा क्या गवर्नेंस भी वहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। तो ये कुछ कोज है जिसकी वजह से जो माइनस वायलेंस है उन एरियाज में बढ़ी जा रही है। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया डेवलपमेंट डेफिसिट कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, पॉवर्टी ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, एजुकेशन की कमी है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, सोशल इंक्लूजन क्या है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है, मैक्सिमम टाइम क्या है आपका रूल लगा रहता है, फाइन, मिलिट्री रूल लगा रहता है, फाइन, लोगों की डिग्निटी क्या होती है इसमें कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हमेशा कनेक्ट नहीं रह पाते, क्योंकि कहाँ आप पता है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे मैक्सिमम क्या है डिस्कनेक्शन रहता है। इसके अलावा क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट खुद ही क्या रहता है, टेंशन रहती है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है या फिर जो ट्राइबल लेवल की अलग जो ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उनमें हमेशा क्या रहता है, कोई ना कोई टेंशन रहती है। गवर्नेंस डेफिसिट क्या है, मतलब कि क्या है वहाँ पे जो पब्लिक पर्सनल्स हैं वो पहली बात इतने लायक नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, उनको ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड नहीं की है, एंड दे आर पुअरली मोटिवेटेड। इसके अलावा वहाँ पे करप्शन बहुत है, मिसमैनेजमेंट बहुत है। इसके अलावा वहाँ पे जो भी लॉज होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उनको पुअरली वे में इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कोज है जिसकी वजह से जो माइस वायलेंस है ये ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अभी हमेशा जो बस्तर है वहाँ पे ये हॉटस्पॉट क्यों रहता है, क्योंकि क्या होता है, इरेडिकेशन ऑफ मूवमेंट इन नेबरिंग आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा हैज लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ कैडरे एंड द लीडर्स इन द बस्तर। मतलब कि क्या है, आपने देखा ये जो वायलेंस हुआ कहाँ पे हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो नेबरिंग वो है स्टेट्स है कौन कौन से, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया। ठीक है, तो ये क्या चाहते हैं कि जो लोग क्या मतलब कि नेबरिंग स्टेट्स में वो जाते हैं ना, मूव हो जाते हैं, उनको इरेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं जो रोड एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट है इन द कोर मोस्ट एरिया ऑफ द छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ में जहाँ स्पेशली जो मोस्ट लोग रहते हैं या फिर जो इस आइडियोलॉजी वाले लोग रहते हैं वहाँ पे मेनली जो रोड जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसके अलावा वहाँ पे तक एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन की रीच ही नहीं है वहाँ तक, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इशूज आते हैं और डेवलपमेंट इशूज आते हैं। फिर अभी गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच यूज़ करी है सो दैट हम क्या कर सके इस तरह के जो इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो वायलेंट एक्टिविटीज़ है उनको टैकल करने। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले स्टेट को लीड रोल करना पड़ेगा। आपको पता है स्टेट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं आती, स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी सब कुछ कवर होती है। ठीक है, इसमें ये कि हमें पहले अपनी बात तो गवर्नेंस इंप्रूव करनी होगी, सिक्योरिटी फोर्स को वहाँ पे डिप्लॉय करना होगा और हमें डेवलपमेंट स्कीम्स को वहाँ पे जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना होगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्या रोल होगा, वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेट करेगी, उनकी जो भी वो स्कीम्स को इंप्लीमेंट करें उनको मॉनिटर करेगी और असिस्ट करेगी। इसके अलावा उनको क्या करेंगे, CAPF प्रोवाइड करेंगी, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उनको प्रोवाइड करेगी, सो दैट वहाँ पे हम सिक्योरिटी को रखे सही। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स वहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। फाइन, इसके अलावा हम कुछ इंटेलिजेंस उनसे शेयर करेंगे, जैसे कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये सब उनके साथ शेयर कर सकते हैं और वहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट इंटरवेंशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। फाइन, अभी गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हम यूज़ करेंगे, जैसे हमने भी पढ़ा CAPF को वहाँ प्रोवाइड करेंगे, डेवलपमेंट मेजर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, कुछ राइट्स और एंटाइटलमेंट्स इंश्योर करेंगे लोकल कम्युनिटीज़ के। ठीक है, वो कैसे करेंगे, गवर्नेंस इंप्रूव करके। ठीक है, कुछ या फिर डेवलपमेंट स्कीम्स को वहाँ पे इंप्लीमेंट करके। इसके अलावा हम क्या करेंगे, परसेप्शन को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करी है, एक अप्रोच यूज़ करिए सो दैट हम क्या कर सकें, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको हम कम कर सकें या फिर रिड्यूस कर सकें या इरेडिकेट कर सकें। नेक्स्ट है 45 फॉरेस्ट फायर्स इन 24 आवर्स इन उत्तराखंड, गवर्नमेंट सेंड्स NDRF। ये तो न्यूज़ हमारी एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी क्या 1 जनवरी से देखा गया उत्तराखंड में नियर अबाउट 1028 फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें से नियर अबाउट 1359 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट लैंड है वो डैमेज हो चुका है। इसके अलावा जो सीरीज ऑफ फॉरेस्ट फायर, ये सिर्फ उत्तराखंड का हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के अलावा जो फॉरेस्ट फायर हमने हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर बॉर्डर, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब में भी देखने को मिली है। फॉरेस्ट फायर का क्या कोज है आपको पता होगा, अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ी होगी। अगर ड्राई वुड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग्स, डेड लीव्स, स्टम्प्स, ड्राई ग्रास, वीड्स, ये सब कुछ है, तो इससे क्या होता है जब फॉरेस्ट इजीली ड्राई अप हो जाता है तो वो अपने आप आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, अगर कहीं से भी थोड़ी चिंगारी आती है वो एकदम से क्या हो जाता है, पूरा आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ड्राइनेस आ रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कब जब ब्रांच अपने आप में रब करती हैं, जैसे आपने देखा पत्थर आपस में रब करके एक फ्लेम प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसी तरह जब ब्रांचेस आपस में रब करती हैं तो कहीं ना कहीं वो फायर को इनिशिएट कर देती है। इसके अलावा अगर सॉइल में मॉइस्चर बिल्कुल ही रुक जाए, जैसे लास्ट 2 मानसून सीजन में तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा कमी रही है, तो ऑफकोर्स इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। मैन मेड फैक्टर, जैसे अगर आप सिगरेट पी के वहाँ पे ही मतलब कि सिगरेट पी और उसके बाद वहीं पे छोड़ दी बिना उसको बुझाए,
तो उससे हो सकता है, या फिर आपने कुछ मैचस्टिक वहाँ पे केयरलेसली डिस्कार्ड कर दिया उसको बिना बुझाए, तो हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ लॉन्गर ड्यूरेशन की फायर, या फिर अगर वो फायर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हमारे क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फाइन। अब फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, जो लोकेलिटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड डिफिकल्ट असेस टू इट्स पोजल, मतलब कि फॉरेस्ट की जो लोकेलिटी है उसके अंदर आपको पता है जानवर भी होते हैं, कि उसको असेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या पीक सीजन में क्या स्टाफ की स्टोरेज होती है। इसके अलावा वहाँ पे फॉरेस्ट में, क्योंकि आपको पता है ऐसा कोई रोड रास्ता तो नहीं होता, तो वहाँ पे हैवी व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है वाटर के विथ इनटू द थिक फॉरेस्ट। इसके अलावा क्या वहाँ पे फॉरेस्ट स्टाफ, फ्यूल, इक्विपमेंट को मोबिलाइज करना टाइम मैनर में वो खुद में एक चैलेंज है। क्यों मैंने आपको बताया ना, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट है, जंगल में रोड थोड़ा बनाओगे आप, ठीक है। अभी क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं सो दैट हम फॉरेस्ट फायर्स को प्रोटेक्ट कर सकें या फॉरेस्ट फायर्स को प्रिवेंट कर सकें। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम को डेवलप किया। इसमें हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट फायर्स को रियल टाइम में मॉनिटर करेंगे, ठीक है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हमने कुछ फॉरेस्ट फायर्स को, मतलब कि हमने एज्यूम किया है, प्रेडिक्ट किया कि मध्य प्रदेश के पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट फायर हो सकता है। फाइन, ये हमने प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, ये जो फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम है, इसमें सैटेलाइट को यूज करके क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन गैदर की जाएगी नासा से, और मतलब नासा और इसरो के सैटेलाइट्स को यूज करके हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा फॉरेस्ट वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर से। फाइन। नेक्स्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर। इसको हमने इसलिए लॉन्च किया है सो दैट हम फॉरेस्ट फायर को मिनिमाइज कर सके। और वो कैसे करेंगे, अगर हम पहले सही टाइम पे इन्फॉर्म कर दें, या फिर फॉरेस्ट की जो कम्युनिटीज है उनको एम्पावर कर दें कि भाई आग लगने वाली है, सो बी रेडी। फाइन। नेक्स्ट है इसके अलावा फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम्स लेके आई थी, जो कि सेंट्रल फंडिंग प्रोग्राम है, जिसका एम ये कि स्टेट्स को असिस्ट करके कि किस तरह से फॉरेस्ट फायर को डील कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट न्यूज है दैट इज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने 5 साल कंप्लीट कर लिया। देखो ये जो न्यूज है सोशल इश्यूज में कवर होगी, वैसे हम काफी बार स्टैंड अप इंडिया स्कीम को पढ़ते हैं। देखो अभी ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, मतलब कि अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर 25,586 करोड़ रुपीज को सैंक्शन कर चुकी है। और कितने लोगों को ये पैसे दिए हैं, नियर अबाउट 1,14,322 अकाउंट में इतने करोड़ रुपीज क्या कर चुके हैं, वो सैंक्शन कर चुके हैं अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब आपको सबसे पहले स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी 5 अप्रैल 2016 को की थी, किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, ठीक है। इसमें क्या होता है मेनली, देखो स्टैंड अप इंडिया स्कीम में हम क्या करते हैं, मेनली जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइबल के लोगों को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कितना, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर किसी को भी लोन चाहिए जो SC या ST से बिलोंग करते हैं, उनको हम बैंक लोन देते हैं। एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोर पर बैंक ब्रांच, और हर एक बैंक में, हर एक जो बैंक की ब्रांच है उसको एटलीस्ट 1 वुमेन को पैसे देने पड़ते हैं लोन पे, ठीक है। सो दैट अगर वो अपनी एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सके, मतलब कि ग्रीनफील्ड मतलब क्या है, बिल्कुल न्यू एंटरप्राइज को खोल सके, न्यू MSME को खोल सके, ठीक है। तो न्यू एंटरप्राइज को खोलने के लिए या फिर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस वो लोग अपना स्टार्ट कर सकें, तो इसमें जो क्या बैंक लोन प्रोवाइड करता है ऑफ बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़, ठीक है। ग्रीनफील्ड का मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम वेंचर बेनिफिशियरी का मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या की ट्रेडिंग सेक्टर में, ठीक है। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस में एटलीस्ट जो 51% ऑफ शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेट शुड बी हेल्ड बाय आइदर एन SC ST और द वुमेन एंटरप्रेन्योर। फाइन। इसके अलावा बोरर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अगर आपने किसी को लोन पे दे दिया पैसा, तो उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि वो बोरोवर है, उसकी आप हिस्ट्री देखोगे कि उसने किसी के साथ डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ, किसी बैंक का या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसने पैसा तो नहीं मार रखा, ये सब आपको देखोगे। लोन को जो भी आपने ये 10 लाख से 1 करोड़ का लोन दिया उसको 7 साल में रीपे करना पड़ेगा, और जिसका मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड 18 मंथ, मतलब कि 7 ईयर से ज़्यादा, बस वो 18 मंथ मतलब 1.5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसमें सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कवर है, मतलब किसी भी बैंक से जाके क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। इसके अलावा बोरोर को नियर अबाउट 10% जो प्रोजेक्ट की कैपिटल है उसको अपने आप कॉन्ट्रीब्यूट करना हो। लाइक अगर उसने सोचा है कि वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, 1 करोड़ की फैक्ट्री लगाएगा, तो उसमें नियर अबाउट उसको 10 लाख तो अपने खुद लगाने पड़ेंगे, बाकी वो 90 लाख क्या कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म को क्रिएट किया जाएगा थ्रू द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। ये हमने गाइस अभी PT 365 में इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो हमने उसमें पढ़ा था ये क्या करता है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी ये क्या करता है, ताकि बैंक का जो लोन बैंक दे रहा है कहीं लोग उसको खा ना ले, उसका पैसा मार ना ले, तो एक तरह का ये जो गारंटी देता है कि नहीं, अगर उन्होंने पैसे मार लिया तो हम आपको जो पैसे हम आपका रिकवर कर देंगे। राइट, तो सिंपल बात ये है। नेक्स्ट है, अब इसे हम पढ़ लेते हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को वाइडन करने के लिए 2020 के बजट में क्या चेंजेस लेके आए। देखो अभी क्या किया हमने, क्या जो मार्जिन मनी को एक्सटेंट को क्या किया, थोड़ा बड़ा कर दिया, मतलब कि अभी क्या द एक्सटेंट ऑफ मार्जिन मनी टू बी ब्रोड बाय द बोरोवर मे बी रिड्यूस फ्रॉम अप टू 25% टू अप टू 15% ऑफ द प्रोजेक्ट। हाउएवर द बोरोवर विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट
10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एट इज, मतलब कि देखो बोरोअर को अपनी 10% की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट तो कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करिए हमने प्रोजेक्ट, बोरोअर क्या कर सकता है 15% से जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको बोरो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो लोन्स है एंटरप्राइजेस की इन एक्टिविटीज एलिड टू एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल पीसी कल्चर, बी कीपिंग, मतलब कि अगर आप लोन इस सेक्टर की किस एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड ले रहे हो, जैसे बी कीपिंग हो गया, ठीक है, पोल्ट्री, रियरिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, एग्रीकेशन, एग्रो इंडस्ट्री, डायरी, फिशरी, एग्री क्लिनिक, फूड एंड प्रोसेस सेक्टर में, एक्सक्लूडिंग क्रॉप लोन, लैंड इंप्रूवमेंट जैसे कैनल इरिगेशन एंड सर्विसेज सपोर्टिंग दिस शेल बी एलिजिबल टू कवरेज अंडर द स्कीम। मतलब कि अभी हमने क्या किया, हमने बोला है इसके अलावा इनमें हम क्या करेंगे, लोन्स उन एक्टिविटीज को भी देंगे जो लोग इस सेक्टर में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाइक एग्रो इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर जो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो वो लोग भी अब इस स्कीम के अंडर क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। फाइन, एक्सक्लूडिंग इसमें कर दिया क्रॉप लोन, और अगर कुछ लैंड को इंप्रूव करने के लिए आप कुछ करें तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। फाइन, अब हम पढ़ते नेक्स्ट दैट इज द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फार बिहाइंड द टारगेट। अगेन गाइस ये हमारा सोशल इश्यूज में कवर होगा, इवन के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कवर हो सकता है। देखो गाइस जो हमने टारगेट रखा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर हम इतने घर बना लेंगे, लेकिन वो अभी टारगेट पे पहुंचने से बहुत पीछे अभी तक, ठीक है। हमारा 2022 तक टारगेट था कि हमें 29.5 मिलियन इतना कर लेंगे, लेकिन 30 मार्च 2021 तक अभी हमारे ओनली 13.5 मिलियन हुआ। आप देख सकते हो आधा भी नहीं हुआ। फाइन, और कौन कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा लैग करी है, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, असम, गुजरात, यूपी एंड जम्मू एंड कश्मीर। फाइन, अभी के जो गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट डाटा है उसमें लिखा है सेंटर ने टारगेट ये सेट किया था कि एनुअली टारगेट ये सेट किया था कि वो नियर अबाउट 6.377 मिलियन हाउसेस को क्या करेगा, बिल्ड करेगा, मतलब एक साल में 63 लाख क्या है हाउसेस को बिल्ड करेगा, जिसमें से स्टेट्स ने अभी तक ओनली मतलब 35 लाख ही सेंक्शन किए हैं हाउस, मतलब कि अपना जो टारगेट से ओनली 56% टारगेट उन्होंने पूरा किया। इसमें से क्या है अभी क्या ओनली 265,250 हैव बीन कंप्लीटेड, मतलब कि जितना हमने सोचा था इसमें अभी इतना कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस स्लो पेस की वजह से, मतलब कि जो इसकी स्लो प्रोसेस चल रही है, इसकी वजह क्या है, मतलब कि एक तो कोविड आ गया, इसकी वजह से जो काम एक्टिविटीज चल रही थी वो बंद हो गई, फिर कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस आ गए, ठीक है। आपको पता जब इलेक्शन आते हैं तो कुछ एक्टिविटीज बंद की जाती हैं। इसके अलावा क्या है, कुछ जो इलिजिबल बेनिफिशियरी SC ST के वो स्ट्रेट हो गए, या फिर जो स्लो पेस ऑफ वर्किंग ऑफ रिमांड मॉड्यूल एंड लैक ऑफ द टाइमली एलोकेशन ऑफ टारगेट्स टू द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बट डिस्ट्रिक्ट को जो आपने टारगेट एलोकेट किया उनको आपने टाइमली मैनर में नहीं किया। अब आपको इस स्कीम के बारे में आपको आई थिंक पता ही होगा, इसका ये है कि हमें क्या करना है, हर एक बंदे को पक्का हाउस प्रोवाइड करना है, और उसमें कुछ बेसिक अमेनिटीज जैसे वाटर फैसिलिटी, सैनिटरी फैसिलिटी हर एक रूरल हाउस होल्ड्स को, या फिर जो हाउस होल्ड्स कच्चा या डुप्लीकेट हाउसेस में रह रहे हैं उनको हमें क्या करना है, पक्का हाउस प्रोवाइड करना है अप टू 2 रूम्स रूरल एरियाज में बाय 2022, ठीक है। मिनिमम साइज का होना चाहिए उस हाउस का 25 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और वहाँ पे हाइजीनिक कुकिंग स्पेस होना चाहिए। इसमें जो असिस्टेंट हम नियत दे रहे हैं, अगर कोई प्लेन एरिया में है तो हमको 1,20,000 1.2 लाख रुपए के असिस्टेंट दे रहे हैं, जबकि हिली स्टेट्स में हम 1.3 लाख के असिस्टेंट दे रहे हैं, या डिफिकल्ट एरिया से कुछ इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अलावा टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन को लेवरेज किया जाएगा थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड द मनरेगा स्कीम, ठीक है। अभी क्या जो हम कौन बेनिफिशियरी स्कीम का फायदा उठाया जाता है, तो इसको उन बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करते हैं एज पर द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट 2011 आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन बाय द ग्राम सभा। फाइन, अब हम पढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज द संकल्प ए सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्टेड। अभी के इसको जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा किया गया, इस ड्राइव को ट्राइफेड के द्वारा लॉन्च किया गया, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ये 100 ट्राइबल विलेजेस में जो नियर अबाउट 1500 विलेजेस को कवर करेगी, जिनका मेन एम यही है कि हमें क्या करना है, उन विलेजेस में वन धन विकास केंद्र को एक्टिवेट करना है। फाइन, वन धन विकास केंद्र हम पढ़ते रहते हैं, इसको एस्टेब्लिश किया गया किसके अंडर, PM वन धन योजना के लिए अंडर, सो दैट हम क्या कर सके, उन ट्राइबल एरियाज के स्किल को अपग्रेड कर सके, उनकी कैपेसिटी अपग्रेड कर सके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, और कुछ प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटी को सेटअप कर सके। इसमें जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड के बारे में आपको पता नहीं जी, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम यही है कि ट्राइबल लोगों को सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप कर सके। वो कैसे करेगा, ट्राइबल प्रोडक्ट्स को क्या करके उनकी मार्केटिंग करके, इंक्लूडिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एशियन डेजर्ट डस्ट ऑन द इंडियन समर मॉनसून। आपको पता है मॉनसून को कितने फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो एशिया का जो डेजर्ट डस्ट है उसका हमारे मॉनसून पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। रिसर्चर्स ने बोला है कि एशियन डेजर्ट डस्ट और इंडिया के समर मॉनसून में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डस्ट जो आती है डेजर्ट से वो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से डस्ट आती है ऑफकोर्स, मतलब कि जब तेज हवा चलती है तो उससे जो डेजर्ट की जो डस्ट होती है वो उड़ती है, जो क्या करती है सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करती है और बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। इससे अगर एटमॉस्फेयर में हीटिंग होती है, ऑफकोर्स आपको पता है वाटर साइकिल तो आपने पढ़ी होगी,
एटमोसफेयर में होटिंग होगी, एयर प्रेशर चेंज होगा, विंड का जो सर्कुलेशन पैटर्न है, मतलब विंड अगर ऐसे चलती है तो वो पैटर्न चेंज होगा, इससे जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा प्रेसिपिटेट, मतलब अब जितना ज़्यादा मॉइस्चर वो सक करेगा सोइल का तो उतना ज़्यादा वो क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा और रेनफॉल हमारी अच्छी होगी। इसके अलावा क्या स्ट्रॉन्ग मानसून की वजह से जो ट्रांसपोर्ट वो एयर को वेस्ट एशिया में आएगा और इसकी वजह से क्या फिर दोबारा प्रोलॉन्ग डस्ट को क्या करेगा, पिकअप करेगा। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, जब वो चीज़ें हमारे फेवर में, फाइन। पॉजिटिव फीडबैक लूप अक्कर्स इन नेचर के अंदर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन लेट्स व्हेन इंक्रीज इन दैट टेक्सचर, मतलब कि अगर जितना डस्ट बढ़ेगी तो इसका मतलब ये कि जो मॉनसून है वो हमारा अच्छा आएगा, फाइन। नेक्स्ट है इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अभी क्या ये सेटअप कहाँ किया गया, एट द रमागुंडम तेलंगाना में, जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट, ये अभी मई में ओपन हो जाएगा। इसको कमीशन किया किसके द्वारा, एनटीपीसी, दैट इज द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोवोल्टिक पैनल्स को डिप्लॉय किया जाता है किसके, वाटर बॉडीज के सरफेस पे, और इनको कंसीडर किया जाता है अल्टरनेटिव टू द लैंड बेस्ड सोलर। मतलब कि एक तो होता है सोलर जो सिंपल होता है, ठीक है, मतलब किसी भी लैंड पे सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दिया, लेकिन फ्लोटिंग नाम से समझ में ना फ्लोट करें, हम क्या करते हैं वाटर बॉडीज जैसे पानी हो गया या इन सब की जो लेक्स हो गया, इन सब के सरफेस पे हम क्या करते हैं, पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और एक तरह का अच्छा अल्टरनेटिव भी हो सकता है। वर्ल्ड का तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है 600 मेगावाट कैपेसिटी का, वो मध्य प्रदेश के नर्मदा रिवर पे ओमकेश्वर डैम पे सेटअप, फाइन। लास्ट न्यूज आज की, दैट इज द चेनाब आर्क ब्रिज। चेनाब जो ब्रिज है वो कितना मीटर लॉन्ग है, 1315 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। इसको बिल्ड किया गया एट हाइट ऑफ 359 मीटर। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज होगा। ये क्रूशियल लिंक है इन द बिटवीन कतरा एंड बनिहाल, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। इससे क्या होगा, ये अर्थक्वेक्स को सह सकता है, मतलब कल को अगर वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया तो वो सह सकता है। कितने मैग्नीट्यूड तक का सह सकता है, 8 से ज़्यादा तक की, या फिर जो हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट होते हैं तो उतनी इंटेंसिटी को ही क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा कश्मीर और रेस्ट ऑफ कंट्री में, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना, बाकी तब तक बाय बाय, टाटा।